साल्हेर में शर्मनाक हार की खबर औरंगजेब को समझते ही वह तिलमिला गया। मुसलमानों की बादशाही दूर कर सिवा को बहाल करने की परवरदिगार की इच्छा है क्या? इसी सोच में वह पड़ गया। साल्हेर के बाद मुल्हेर भी मराठों ने जीत लिया। यह देखकर दिलेर खान और बहादुर खान बेतहाशा हताश हुए। इसके बावजूद भी औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को दिल्ली बुलाकर दक्खन की सूबेदारी बहादुर खान को नवाजी। उसका हौसला बुलंदी हेतु उसे खान जहान बहादुर खान कोकलताश जाफर जंग इस नए खिताब से नवाजा। मोरोपंत ने साल्हेर मुल्हेर की जीत का सिलसिला कायम रखते हुए जवाहर और रामनगर दोनों राज्यों को स्वराज्य में शामिल किया। बहादुर खान और दिलेर खान को सांस लेने का मौका भी न देते हुए महाराज ने वरहाड़, उत्तर तेलंगाना, खानदेश और गंगाथड़ी इन प्रांतों में स्वराज्य विस्तार जारी रखा। दिलेर और बहादुर जी जान से प्रयास कर रहे थे, पर शिवाजी महाराज द्वारा भड़काई स्वराज्य की चिंगारी अब ज्वाला बनकर इनको नेस्तनाबूद कर रही थी। महाराज की इस स्वराज्य सुराज्य को देखकर शिवाजी कोई आदमखोर नहीं, बल्कि वह एक महान सेनानी, मुत्सद्दी, सत्ताधीश है। यह बात अंग्रेज और बाकी सल्तनतों को माननी पड़ी। सभी लोग शिवाजी महाराज का लोहा मान चुके थे। कमी थी केवल छत्र विभूषित सुवर्ण सिंहासन की। महाराज को स्वराज्य का राजकाज संभालने हेतु राजगढ़ से भी रायगढ़ अधिक उपयुक्त लगने लगा। वहीं पर इमारतों तथा भवनों का निर्माण होने लगा। सभी कारोबार के सूत्र रायगढ़ पर स्थानांतरित हुए और आई साहिब भी रायगढ़ पर रहने लगी। सुरक्षा की दृष्टि से बाकी किलों को अधिक सक्षम करने हेतु भी खर्च मंजूर हुआ। देवस्थानों में दान धर्म, महात्माओं का आदर सम्मान होने लगा। स्वराज्य में बसा हर जनसामान्य व्यक्ति संतुष्ट हो महाराज को दुआ तथा आशीर्वाद देने लगा। हमारा राजा, इसी संबोधन में सारा ममत्व भाव और अपनत्व का भाव समाया था। महाराज अब सभी के दिल पर छा गए थे। इसी दरमियान कर्तव्य परायण महाराज को बलोपासक स्वराज्य प्रेमी स्वामी ने खत लिखा। महाराज का बखान करते हुए यह पत्र लिखा था समर्थ रामदास स्वामी ने। महाराज ने समर्थ कार्य में पहले भी सहयोग दिया था, पर इन दो महान हस्तियों की प्रत्यक्ष भेंट न हुई थी। महाराज ने चाफड़ जाकर रामदास स्वामी का दर्शन लेना तय किया। अगस्त 1672 ईस्वी को चाफड़ नजीक शिंगणवाड़ी में यह भेंट हुई। रामदास स्वामी का सहवास पाकर कुछ दिनों बाद महाराज रायगढ़ पर लौटे। उत्तर कोंकण में मोरोपंत और वरहाड़ खानदेश में प्रतापराव गुजर ने स्वराज्य सीमाएं बढ़ाने से सूरत शहर में मराठों का खौफ फैल गया। रामनगर और तापी घाटी से मराठे गुजरात पर कभी भी हमला बोल सकते थे। इसी उलझन में एक दिन प्रतापराव गुजर का खत सूरत के अमलदार को प्राप्त हुआ, जिसमें सूरत शहर के आमदनी का 1/4 हिस्सा मराठों को खंडनी के रूप में देने की मांग की गई थी। न देने पर पिछला इतिहास दोहराने की भी याद दिलाई गई। 24 नवंबर 1672 ईस्वी में विजापुर का बादशाह आदिल शाह खुदा को प्यारा हुआ। सिकंदर आदिल शाह नया बादशाह बना और सिद्दीक खवास खान को मुख्य वजीर बनाया गया। खवास खान जैसा जानी दुश्मन वजीर बनने से महाराज ने विजापुरी सल्तनत पर टूट पड़ने का निर्णय लिया। विजापुर सल्तनत में जा बसा पन्हाड़गढ़ जीतने का निर्णय महाराज ने लिया। इस मुहिम की जिम्मेदारी दी गई स्वराज्य के सुरनिस अनाजी पंत को। राजापुर कोंकण से पन्हाड़गढ़ पर जाने की योजना बनाकर 6 जनवरी 1673 ईस्वी को अनाजी रायगढ़ से चल पड़े।
पन्हाड़ा काफी मजबूत और विस्तृत किला था। सिर्फ गनीमी कावा युद्ध तंत्र से इसे जीता जा सकता था। बादशाह की बड़ी फौज, काफी मात्रा में गोला बारूद और चौकन्ना शत्रु, इन सबका सामना करना कठिन था। पंत ने राजापुर पहुंचकर अपना जासूस पन्हाड़ा की ओर भेज दिया। पन्हाड़गढ़ की मुहिम को और आसान बनाने के लिए महाराज ने पंत की सहायता हेतु एक नायाब हीरे को चुना। नाम था कोंडाजी फरजंद। गणाजी और मोत्याजी मामा रवड़ेकर इन्हें साथ लेकर कोंडाजी अनाजी पंत को आ मिला। जासूसों से मिले जानकारी को देखते 2.5 महीनों की कड़े नियोजन अनुसार 6 मार्च 1673 ईस्वी को सिर्फ चुनिंदा 60 मावड़ों की फौज लेकर कोंडाजी चल निकला। यह असाधारण दिव्य कर रहा था कोंडाजी। बड़ी मशक्कत के बाद एक कठिन चोटी के पास वह आ पहुंचा। कोंडाजी ने जय शंभो जय भवानी का जय घोष करते हुए चढ़ना प्रारंभ किया। ऊपर पहुंचते ही कोंडाजी की आज्ञा से मराठों ने रणसिंह फूंककर युद्ध का ऐलान किया। रणसिंह की नाद से किले पर खलबली मच गई। कड़े पहाड़े को लांघकर कोई कैसे अंदर आया, यह सोच चौंक गए किलेदार ने जोश में आकर 2 मराठों को मार गिराया, पर आगे खड़े कोंडाजी के सामने उसकी एक न चली। किलेदार मरा देखकर मराठों में वीरश्री का संचार हुआ। एक एक मराठा 50 हशमों पर भारी पड़ने लगा और पन्हाड़ा जीतने में कोंडाजी कामयाब हुआ। सिद्दी जौहर की 40,000 की फौज जिस किले को जीत न पाई थी, वही किला कोंडाजी के केवल 60 मावड़ों ने मात्र 2-2.5 घंटे में जीत लिया। महाराज को यह आनंद वार्ता रायगढ़ पर मिलते ही उन्हें बड़ा संतोष हुआ। दूसरे ही दिन वे प्रतापराव गुजर समेत पन्हाड़गढ़ के लिए रवाना हुए। पन्हाड़गढ़ पर दत्ताजी पंत ने सोनों के फूलों से महाराज की आगवानी की। महाराज ने बड़े प्रेम भाव से गढ़ का दर्शन कर कोंडाजी और बाकी वीरों का धन दौलत देकर मान सम्मान किया। विजापुर पहुंची इस दुर्वार्ता से वजीर खवास खान क्रोधित हुआ। उसने सभी सरदारों को दरबार में बुलाकर शिवाजी का खौफ जताते हुए अर्जी स्वर में कहा, यह नातवान बादशाह आपके सुपुर्द किया है। पहले जिस तरह आपने सल्तनत जिंदा रखी थी, उसी तरह आगे भी रखो। इस आर्जव से दरबारियों के मन में विचार चक्र शुरू हुआ। दरबार में एक बड़ा सरदार विराजमान था, जो कि पठानों का मुखिया तथा पन्हाड़ा का सूबेदार था। उसका नाम अब्दुल करीम बहलोल खान। वह सभी बातें गंभीरता से सुन रहा था। उसी को लक्ष्य कर खवास खान बोला, सिवा के डर के मारे हम आपसे अर्ज करते हैं कि दर उल जफर की रक्षा के लिए फौरन मुहिम मुकर्रर करो। यह आर्जव भरे शब्द सुनकर बहलोल खान उत्तेजित हुआ और उसने बादशाह सिकंदर आदिल शाह जिले सुबानी के हाथों से बीड़ा स्वीकार किया। 12,000 की फौज लेकर खान विजापुर से निकलकर तिकोटा होकर 2 दिनों में उमरानी पहुंचा। महाराज को खबर मिलते ही उन्होंने पन्हाड़गढ़ पर गुप्त बैठक बुलाकर थोड़ी फौज के साथ निकले खान का रास्ते में ही काम तमाम करने का जिम्मा प्रतापराव गुजर को सौंपा। प्रतापराव 15,000 फौज लेकर साथ में विठ्ठल पिलादेव अत्रे, आनंदराव मकाजी, कृष्णाजी भास्कर, विसो बल्लाळ, सिद्दी हिलाल, विठोजी शिंदे, दीपाजी राउतराव इन वीरों के साथ पन्हाड़ा से रवाना हुए। 2 ही दिनों में प्रतापराव उमरानी आ पहुंचे। गर्मी के दिनों को देख उमरानी में उपलब्ध एक मेव जलाशय पर कब्जा जमाने की योजना उन्होंने बनाई। सिद्दी हिलाल ने इस योजना पर अमल किया।
अब खान की सेना मारे गर्मी और बिना पानी के बेहाल होने वाली थी। बहलोल खान इस बात से अनजान था। जब उसके हाथियों को पानी पिलाने का समय हुआ तो खान के सैनिक बाहर निकले, तभी मराठा फौज ने उन पर आक्रमण किया। एकाएक हुए इस हमले से खान को सदमा पहुंचा। किसी तरह संभलते हुए उसने फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। आनंदराव, सिद्दी हिलाल और उसके 5 पुत्र खान के सैन्य पर टूट पड़े। रणकंदन मच गया। पठानों का एक हाथी बिथर कर अपनी ही सैनिकों को रौंदता हुआ दौड़ने लगा। सिद्दी हिलाल ने अपने 5 पुत्रों की मदद से उस पर काबू पाकर उसे अपनी फौज में लाया। खान के सरदार पठान मारे गए। बचे हुए पानी के लिए तरसने लगे। अब शरण जाने के अलावा कोई चारा भी न था। आखिर में खान ने जासूद मार्फत अर्जी भेजी। हम खुद से चलकर नहीं आए, बादशाह का हुक्म था। हम तो आपके ही हैं। फिर से शिवाजी राजे पर चाल करने की गुस्ताखी हम नहीं करेंगे। यह अर्जी पढ़कर प्रतापराव गुर्जर का मन पिघला। खान ने उठाए सबक से वह फिर कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा सोचकर प्रतापराव ने उसे धर्मवाद देकर छोड़ दिया। बहलोल खान अपमानित होकर चला गया, पर मन में मलाल लेकर। महाराज को खबर मिली, खान का हाथी मराठों ने हथियाया, उसका बिमोड़ किया। महाराज आनंदित हुए, पर हाथ आए खान पर रहम कर प्रतापराव ने उसे छोड़ा सुनकर महाराज आग बबूला हुए। एहसान फरामोश खान आज नहीं तो कल पलटवार करेगा, यह बात महाराज बखूबी जानते थे। महाराज के पत्र से तीखे व्यंग्यबाण चल पड़े। सुलह किस खुशी में की आपने? आप स्वराज्य के सरनोबत होकर भी आपने मामूली सिपाही की चाल चली। अपनी जीत पर खुश प्रतापराव को महाराज का खत मिलते ही उनके चेहरे की रौनक उतर गई। महाराज का संतप्त चेहरा उनके आंखों के सामने नाचने लगा। अपने करनी पर वे पछताने लगे। महाराज का शक सही निकला। अपमानित बहलोल खान वापस विजापुर न लौटते हुए कोल्हापुर प्रांत के इर्द गिर्द मंडराता रहा। प्रतापराव को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने इसी पछतावे की आग में विजापुर करो की हुबड़ी की पेठ लूट ली, अंग्रेजों की वखार लूटी। महाराज की नाराजगी दूर करने के लिए वे अस्वस्थता के साथ लड़ते रहे।